मनोज हैं जो कि डीटीसी कर्मचारियों के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन तमाम कर्मचारियों की परेशानी क्यों, क्या दर्द है? जब हम बात करते हैं, लगातार सियासी बात करते हैं, लगातार चुनावों की बात करते हैं, हर जगह जहां भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर आपको दिखाई पड़ जाते थे। लेकिन अब जब कोरोना एक बार आशंका है कि दोबारा दस्तक देने वाली है, तब इन कर्मचारियों को सैलरी कई महीनों से नहीं मिली है। पहले डीटीसी में वर्कर था और डीटीसी में जब ये केजरीवाल जी की सरकार आई थी 49 दिन की, उस समय केजरीवाल जी द्वारा खुद उनके द्वारा एक आश्वासन दिया गया था, अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है, अभी हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और कांग्रेस हमें करने नहीं दे रही है, अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करना और दिल्ली के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सबको पक्का किया जाएगा, क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है, पढ़ी लिखी सरकार है। लेकिन डीटीसी के कार्यकर्ताओं ने, डीटीसी के कर्मचारियों ने, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के हो, सब ने मिलजुल कर इतना सहयोग किया आम आदमी पार्टी का कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद जब उन्हें याद दिलाया गया, सर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, इन्हें आपने पक्का करने का बोला था, कम से कम पक्का नहीं कर रहे तो कम से कम समान काम समान वेतन दे दो, ताकि एक सम्मानजनक वेतन मिल सके, हमारा घर अच्छी तरीके से चल सके। जिसको लेकर 5 फरवरी सन 2018 को हमने एक अल्टीमेटम दिया दिल्ली सरकार को, और हमारे करीब 12,000 कर्मचारी अर्धनग्न अवस्था में अपने हेडक्वार्टर से लेकर केजरीवाल जी के घर तक गए। उसका सिला हमें ये मिला कि जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो आप भी उसमें थे जिनको नौकरी से निकाला गया? जी। और अभी आप होमगार्ड में फिर कैसे हैं? सर मैं फिर दिल्ली होमगार्ड में भर्ती हुआ, जब काफ़ी समय तक 3-4 साल तक मुझे कुछ रोज़गार नहीं मिला तो मैं दिल्ली होमगार्ड में भर्ती हुआ। दिल्ली होमगार्ड में कोरोना काल से पहले भर्ती हुआ था मैं। कोरोना काल में हमें बताया गया कि आप फ्रंट लाइन वर्कर हो, आप कोरोना योद्धा हो, और मतलब ऐसे बताया गया, हमें भी अंदर से फील हुआ कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। जिस समय लोग बाग बाहर भीड़ में निकलने से बचते थे या कर्फ्यू के दौरान उन्हें घर में रखा जाता था, उस दौरान हमारी ड्यूटी रोडों पे लगाई जाती थी ताकि कोई पब्लिक बाहर ना आए। जो पब्लिक गांव जा रही है उन पूरी भीड़ को लेकर हम रेलवे स्टेशन छोड़ने जाया करते थे और डॉक्टरों को हॉस्पिटल छोड़ने जाया करते थे। हॉस्पिटल से जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको उनके घर तक पहुँचाते थे। लेकिन सर जब ऐसी स्थिति थी, लोग बाग डर रहे थे, उस समय हमने अब ड्यूटियाँ दी, अपने परिवार को खतरे में डाला। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनके पास घर में जाते थे तो उनके पास नहीं जाते थे ताकि कहीं से हमारे ऊपर कोई वायरस ना अटैक किया हो तो हमारे घर ना पहुँचे। लेकिन आज उस जो देशभक्ति का हमें ये सिला मिल रहा है कि आज हमें 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, आने वाले 3 महीने में हमें नौकरी से निकालने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। नहीं तो ये क्या है, ये जो 3 महीने नौकरी का अल्टीमेटम दिया गया है, यह मैं सुन रहा हूँ कि होमगार्ड के कई सारे जो वर्कर्स हैं होमगार्ड में, वो 31 मार्च के बाद क्या नहीं रहेंगे? क्यों, ऐसा क्या है इसमें? विभाग द्वारा अभी हमें यही बताया गया है कि 31 मार्च को आपको फ्री कर दिया जाएगा घर जाने के लिए, आपके पास कोई रोज़गार नहीं होगा। एक तो हम कोरोना काल से हम अपने आप को देशभक्त समझ रहे थे और कोरोना योद्धा समझ रहे थे। हमने सोचा कि शायद हमें इसका अच्छा सिला मिलेगा, गवर्नमेंट हमें इसके लिए प्रशस्ति पत्र देगी, अवार्ड देगी, लेकिन उसकी जगह हमें दिया जा रहा है कि 31 मार्च को आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये जब होमगार्ड संस्था बनी थी 1947 में, तब इस संस्था को अर्धसैनिक बल का एक रूप दिया गया था और ये सबसे पुरानी संस्था है अर्धसैनिक बल में। उसके बाद 1962 में इसमें अमेंडमेंट हुए, इसमें एक रूल बनाया गया कि 3 साल नौकरी कराने के बाद निकाल दिया जाया करेगा, अगले आदमियों को चांस दिया जाया करेगा। लेकिन उस समय का जो समय था, इसे वॉलंटरी सर्विस कहने लगे, और उस समय जब ये नियम बनाया गया था तब स्थितियाँ कुछ और थी। आज जो पारिश्रमिक भत्ता दिया जाता है उसकी नौकरी के एवज में, वो भत्ता आज हमारी सैलरी के रूप में हम ले रहे हैं, उसे हम रोज़गार समझ के कर रहे हैं। और जब भी सरकार को ज़रूरत होती है तब उठा के बुला लेती है, चाहे 2 साल 5 साल रेस्ट करा के फिर बुला लेती है। अब कोरोना काल में हमें बुला लिया गया और बसों में मार्शल के रूप में, अस्पतालों में, रोड पे, रेलवे स्टेशनों पे लगा दिया गया। जब इतनी कठिन परिस्थिति में हमने सरकार का साथ दिया, अपने देश का साथ दिया, आज हमारे साथ ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि सैलरी के नाम पे 3-3 महीने से सिविल डिफेंस को सैलरी नहीं मिली है। डीटीसी के जो पेंशन भोगी हैं उनको सैलरी नहीं दी गई है। बताइए पेंशन वाले किसके आश्रय रहेंगे?
उनके खिलाफ भी हमने अभी आवाज़ उठाई। हमने दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम दिया कि इनकी सैलरी दो वरना चक्का जाम करा देंगे। तो उनकी सैलरी तुरंत रिलीज कर दी कंडक्टर ड्राइवर की, लेकिन ना पेंशनर की करी, ना सिविल डिफेंस की करी और ना होमगार्ड की करी। और सर कितने दिनों से कंडक्टर और ड्राइवर्स की जो सैलरी थी आपने कहा कि वो भी रुकी हुई थी, कब से रुकी हुई थी? उनकी मात्र 1 महीने से रुकी हुई थी। बाकी और जो जुड़े हुए हैं डीटीसी से उनकी 3-3 महीने से सैलरी रुकी हुई है। ये बड़ा अजीब सा सी स्थिति है। हमारे साथ कई सारे हमारे दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं। विपिन कुमार कर रहे हैं डीटीसी एम्प्लॉइज़ की पेंशन दी जाए। पंकज मेहरा कर रहे हैं बस मार्शल की सैलरी दी जाए। अमित राणा हैं हमारे साथ। मुकेश शर्मा भी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा विजय कुमार कह रहे हैं सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देना चाहिए। सचिन कह रहे हैं डीटीसी की सैलरी बढ़ाई जाए। विजय कुमार कह रहे हैं क्योंकि एक संविदा एम्प्लॉय भी उनके बराबर काम करते हैं, इसीलिए बराबर सैलरी दी जाए। बराबर काम के लिए समान काम के लिए समान वेतन की बात कर रहे हैं ये शायद। और विजय कुमार कह रहे हैं 4 वीकली रेस्ट पे पैसे भी मिलने चाहिए, यानी जो छुट्टी है 4 कम से कम लोगों को हर वीक में जो छुट्टियां मिलती हैं उसका पैसा नहीं मिलता है, उसके लिए भी डिमांड कर रहे हैं। दीपक कुमार कर रहे हैं डीटीसी वाले एम्प्लॉयज़ को परमानेंट करो, कोई रिजल्ट निकालेगा या नहीं। और सोहन जहांगीर हैं हमारे साथ, वो भी जुड़े हैं। सुखिंदर कुमार हैं समान काम समान सैलरी। और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, क्रांति गेमिंग हैं, एम्प्लॉइज़ को ट्रैवल अलाउंस मिले ताकि वो ड्यूटी पे अपने व्हीकल से टाइम पर पहुंच सके। इसके अलावा डीटीसी मार्शल की सैलरी अभी तक न्याय कब आएगी हम भी पूछ रहे हैं, अब तो हम तो पब्लिक हैं। ये डीआईजी गॉड हैं, वो लिख रहे हैं डीटीसी जनता की आवाज़ दिलवाया जाए, न्याय दिलवाया जाए, ये कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं लगातार। आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। और हम सभी आपको कहेंगे कि हम दिल्ली तक पर इसी तरीके से आपकी आवाज़ भी उठाते हैं, तो आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ। मनोज, आपसे हम समझेंगे कि आप तो डीटीसी के पुराने एम्प्लॉय हैं, क्या ये आपके हाथ में एक मुझे चिट्ठी भी दिखाई पड़ रही है जो मुख्यमंत्री के नाम पे, क्या आपने कब चिट्ठी लिखी, क्या है इस चिट्ठी का मजमून, किस बात को लेकर के मुख्यमंत्री को आपने चिट्ठी लिख डाली? सर, सबसे पहले तो मैं दिल्ली तक का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इतने अच्छे मंच पर, इतने ऊंचे मंच पर हम कर्मचारियों को बोलने का मौका मिला और हमारी आवाज़ दिल्ली सरकार तक, जो गूंगी बहरी सरकार है, अपने कान में रुई लगा के बैठी है और आंख में काला चश्मा लगा के बैठी हुई है। जो ये पत्र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कर्मचारियों की डिमांड है सारी। तो ये हमने 17/12/2022 को मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया था। उसके बाद ट्विटर हैंडल से उनको टैग करके भी उनसे बैठक का समय मांगा था कि जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जैसे महीने के जो 4 रेस्ट दिए जाते हैं, 4 रेस्ट के कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। सबसे बड़ा डीटीसी के अंदर एक बहुत बड़ा शोषण, भेदभाव, तानाशाही चल रही है, जिसको कहते हैं चेंज ओवर सिस्टम। चेंज ओवर सिस्टम से मैं कहना चाहता हूँ, जो चेंज ओवर की ड्यूटी करता है लगभग उन कर्मचारियों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ती है। क्या होता है चेंज ओवर सिस्टम? देखिए, चेंज ओवर सिस्टम ये है, केजरीवाल सरकार जो प्राइवेट बसें ला रही हैं वो अपनी मनमानी से बसें चला रही हैं। जो आप ऑरेंज कलर की बसें देख रहे हैं, ब्लू कलर की बसें देख रहे हैं, तो इन बसों के अंदर जो कंडक्टर होते हैं, क्लस्टर की बसें हैं। हाँ। तो जो इनके अंदर जो डीटीसी के कंडक्टर होते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल का रूट लेते हैं, 392 का रूट लेते हैं। धोला कुआं से वो नोएडा सेक्टर 62 तक चलती है, वो 2 ट्रिप लगाती है। जैसे वो 2 ट्रिप पूरी हो जाती है, उसका ट्रिप एंड होता है नोएडा सेक्टर 62 में। 8 घंटे नोएडा सेक्टर 62 में हो गए। उसके बाद उस कंडक्टर को कैश जमा करना है। वो सुबह 6 बजे घर से आया है, अपनी गाड़ी डिपो में खड़ी कर रखी है। अब वहाँ पर जमा करने के बाद सेक्टर 62 से छुट्टी लेके वो डिपो आएगा कैश जमा कराने के लिए, यानी कि 8 घंटे तो उसने ड्यूटी दे दी पहले। उसके बाद नोएडा सेक्टर 62 से डिपो आएगा कैश जमा कराने के लिए, अपनी गाड़ी लेगा, फिर घर जाएगा। तो ये है चेंज ओवर का सिस्टम। इसमें बहुत बड़ी धांधली और कमीशन का खेल चल रहा है। नहीं, ये कैसे है, ये जा समझाइए, क्योंकि ये बात हमें समझ में आती है कि जो क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया था, आपको हम बताएं कि पहले दिल्ली में ब्लू लाइन प्राइवेट बसें चलती थी। जब वो उन्होंने एक्सीडेंट करना शुरू किया तो दिल्ली में बसों का पूरा सिस्टम बदल दिया गया। ऐसा कहा गया कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो बसें खरीदेंगी, लेकिन बसें खरीदेंगी तो ज़रूर, लेकिन ड्राइवर होंगे उनके जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन कंडक्टर होंगे जो कि डीटीसी के हैं, वो कंडक्टर होंगे। उनके साथ क्या दिक्कत है, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब रखा जाए। तो उसी की बात कर रहे हैं मनोज शर्मा जी। और मनोज शर्मा जी का कहना है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है और 4 दिन की जो छुट्टी मिलती है
है उसकी सैलरी भी नहीं मिलती है। यानी आपको अगर महीने में 26 दिन आपने काम किया और 4 दिन की आपने छुट्टी ली तो आपको सिर्फ 26 दिनों की ही सैलरी मिलेगी, आपको 30 दिनों की सैलरी नहीं मिलेगी। यही बात हुई? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो डीटीसी के अंदर लगभग 120 परमानेंट कंडक्टर रह गए हैं और सारे रिटायर हो चुके हैं। ड्राइवर लमसम 4000 की संख्या जो परमानेंट ड्राइवर हैं और कंडक्टर लमसम 120 कंडक्टर हैं। और पूरा डिपार्टमेंट डीटीसी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संभाल रहा है। पूरा जो जनरल सेक्शन से लेकर टिकट सेक्शन, रोकड़ विभाग, शेड्यूल सेक्शन, AIT सेक्शन, पास सेक्शन, सारा काम कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी देख रहा है। और वो भी 8 घंटे काम करते हैं, परमानेंट कर्मचारी भी 8 घंटे काम करते हैं। समान काम का समान वेतन का मतलब यह है कि जो परमानेंट कर्मचारी 8 घंटे काम कर रहा है वही काम कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी कर रहा है, उसको 15-16 हज़ार मिल रहे हैं, परमानेंट कर्मचारी को 60-70 हज़ार मिल रहे हैं। तो ये इतना भेदभाव क्यों? जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, ये 26 अक्टूबर 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि समान काम का समान वेतन हर किसी को मिलना चाहिए। और दूसरा मेरा कहने का मतलब ये कि डीटीसी जो दिल्ली सरकार, जब से दिल्ली सरकार सत्ता में आई है, डीटीसी की एक ही बस उनके खुद के बेड़े में नहीं आई है। वो प्राइवेट कंपनियों को, लालाओं को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी बसें लाई जा रही हैं। जब वो प्राइवेट कंपनियां बसें चला सकती हैं, मुनाफे में चला सकती हैं, तो दिल्ली सरकार बसों को मुनाफे में क्यों नहीं चला सकती? आप कह रहे हैं कि डीटीसी को और बस खरीदनी चाहिए। खैर चलिए, ये एक अलग ही पूरी बहस का मुद्दा है कि क्या डीटीसी को बसें चलानी चाहिए या फिर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे देना चाहिए। वो बिल्कुल अलग डाउन हो रखा था, घरों में बंद थे। लेकिन जो पेशेंट्स के बीच में, जो लोगों के, मरीजों के बीच में उनकी इलाज के लिए उनके साथ, जैसा ललित बता रहे थे कि डॉक्टरों के साथ उनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी, उनको अस्पताल छोड़ना होता था, पेशेंट्स को अस्पताल पहुंचाना होता था, लोगों की मदद करनी होती थी। मदद तो लोगों की आप करने लग गए, लेकिन जब आपको खुद की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आपको लगता है क्या कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है? कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल अकेले लड़ने के लिए पूरी लड़ाई छोड़ दिया गया। सर, जिस समय देश को कोरोना योद्धाओं की ज़रूरत थी, सरकारों को ज़रूरत थी, उस समय हमारा उपयोग किया गया। ये सरकारें धोखेबाजी करती हैं जनता के साथ। जब जनता से समर्थन मांगा गया, जनता ने हर तरीके से सपोर्ट किया, घर में बंद रहे। हम जैसे जो कोरोना योद्धा बनाए गए थे, नकली कोरोना योद्धा के नाम पर हमारा यूज। आप क्यों खुद को नकली कोरोना योद्धा कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जितना कर्तव्य देश के लिए है, सरकार के लिए है, उतना कर्तव्य मेरे परिवार के लिए भी है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल में दाखिल करने के लिए अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, डोनेशन देनी पड़ती है। इन्हीं दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां ये कहते हैं कि EWS के माध्यम से एडमिशन होता है, किसी का नहीं होता। प्रैक्टिकली ये है, सब डोनेशन से होता है, पैसे दे के होता है। आज आप मुझे दो, मैं जो कहता हूँ मेरा बच्चे का एडमिशन नहीं होता, आप मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं एडमिशन कराता हूँ, लेकिन मेरे पास 2 लाख नहीं है एडमिशन कराने के लिए। इसलिए मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। सरकारी स्कूल जो ये बताते हैं इतने अच्छे हो गए हैं, वर्ल्ड लेवल के हो गए हैं, विश्व स्तरीय हैं, इनमें स्विमिंग पूल है, फलाना है, ढिमकाना, कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिकली जाके देखें तो एक टीचर 50-50, 100 बच्चों को एक साथ एक कोने में लेके बैठी हुई हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको टीचर को समय देना होता है, वो नहीं देते हैं। बच्चे जैसे घर पे अगर आप उन्हें खुद पढ़ा सकते हैं, माँ बाप तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूलों में कुछ नहीं है। ये सब धोखेबाजी है। हम स्कूलों पे बाद में बात करेंगे, आप मैं अपनी स्थिति ये बता रहा हूँ सर। मैं अपने आप को क्या बताऊं सर, मैं अपने आप को इतना लज्जित महसूस करता हूं कि मैं अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहा हूं। मैंने सोचा कि मैंने कोरोना काल में देश की सेवा की है तो शायद उसका ये सिला मिलेगा कि हमें नौकरी को पक्का कर दिया जाएगा या फिर हमारी नौकरी 60 साल तक चलेगी। आज हमें ये नहीं पता होता कि कल हम पे रोज़गार होगा या नहीं होगा। ये सरकारें इतना छलावा करती हैं हमारे साथ। हमको उस टाइम कोरोना योद्धा बताया गया, सबसे आगे फ्रंट लाइन वॉरियर बताया गया कि ये सबसे आगे लड़ने वाले थे। हम देश की सेवा में इतने देश की सेवा में इतनी अच्छी तरीके से लगे हुए थे कि हमें ऐसा लगता था कि शायद इसका सिला हमें कुछ अच्छा मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे और शायद हमारे रोज़गार का एक अच्छा अवसर दिया जाएगा, अच्छा सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। लेकिन आज सिला ये मिल रहा है कि उस समय हम डर के घर जाते थे, अपने बच्चों को देखे हुए हमें कई हफ्ते हो जाते थे कि हम उन्हें दूर से देखते थे, कहीं कोई वायरस उन पर अटैक ना कर दे। लेकिन इतना सब बलिदान देने के बाद हमारे ऊपर ये तलवार लटकी हुई है कि 31 मार्च को हम घर चले जाएंगे। 31 मार्च के बाद मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, मैं कहाँ से खाना खाऊंगा, मैं क्या करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा
अपने आप को बहुत ज़्यादा एक असहाय महसूस कर रहा हूँ इस दिल्ली सरकार की वजह से। दिल्ली सरकार में अगर कोरोना के टाइम में एक आपने छुट्टी कर दी तो उस टाइम पे नोटिस दे दिया जाता था, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस दिल्ली सरकार ने जो भी कर्मचारी इसमें लगे हुए थे उनको जो जितने दिन ड्यूटी आए उतने दिन पैसा दिया, बाकी दिन घर बैठा दिया। वो जो संस्थान थे वो बंद कर रखे थे, उनका कोई पैसा नहीं दिया गया। जबकि दिल्ली सरकार अपील कर रही थी कि मकान मालिक किराया छोड़ दो, किराएदारों से किराया मत लो और लोगों की हेल्प करो, किसी को खाना दो, किसी का कुछ करो। लेकिन दिल्ली सरकार ने खुद ने वेतन नहीं दिया कर्मचारियों का। अच्छा ये बताइए ललित जी कि आपकी जो होमगार्ड के जो भी जवान हैं उनका अभी क्या क्या काम होता है, और अगर अभी कोरोना की दस्तक होगी जिसकी आशंका जताई जा रही है, अगर उसको कर दिया जाता है तो फिर आपकी ड्यूटी क्या होंगी, अभी आज क्या है, और आज तमाम होमगार्ड के जो सारे कर्मचारी हैं अपनी बात नहीं, सारे लोगों को कितने महीने से सैलरी नहीं मिली है? सर होमगार्ड के जवानों को लगभग 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और आगे मिलने की कोई चांस भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं से कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। और आप जैसे आप बात कर रहे हैं कि होमगार्ड जवानों की क्या ड्यूटी होती है, दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होमगार्ड का जवान ही रोड पे मिलता है। फ्रंट लाइन वॉरियर्स दिल्ली पुलिस के साथ होमगार्ड का जवान ही था, जो डॉक्टरों को लाने ले जाने का काम डीटीसी के साथ कर रहा था। हॉस्पिटल में सुरक्षा कर्मियों का काम होमगार्ड कर रहा था। एयरपोर्ट पे कोरोना चेक कराने का जो जाँचें हो रही थी कोरोना की बाहर से आने वालों की, वो होमगार्ड करा रहा था। होमगार्ड रेलवे में अपनी सेवा देता है, होमगार्ड हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहा है, होमगार्ड बस स्टैंड पर अपनी सेवा दे रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ, क्राइम ब्रांच के साथ, जहां आप सरकारी संस्थाओं को देखोगे सब में आपको होमगार्ड एक ड्यूटी करता हुआ मिलेगा। होमगार्ड को काम लेने के लिए सबसे पहले आगे कर दिया जाता है क्योंकि सबसे सस्ता होमगार्ड पड़ता है दिल्ली सरकार को। और पैसा देने के नाम पे ईमानदार सरकार कहती है फ़ायदे में चल रही है, फलाना है, ढिमकाना है, महिलाओं को फ्री कर रखा है। आपने महिलाओं को फ्री कर रखा है, महिला सुरक्षा के नाम पर जिनको लगा रखा है उनको आप सैलरी नहीं दे रहे हो। ऐसा फ्री करने से क्या फ़ायदा है? वो महिलाएं भी हमारे घर की हैं जिन्हें आप 5-10 रुपये का लालच दे के बता रहे हो कि हमने फ्री कर रखा है। ये फ्री की रेवड़ियाँ, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कर्मचारी की भाषा बोल रहा हूँ। कर्मचारी को उनका हक मिलना चाहिए। रेस्ट के नाम पे कोई पैसा नहीं है। मास्क जो जैसा आप बता रहे हैं ना, ये मास्क का सिस्टम दोबारा आ रहा है। मास्क हमने अपने पैसों से खरीद के लगाए थे, सैनिटाइजर हमने अपने पैसों से लगाया था। जितना हमें वेतन मिलता था उससे ज़्यादा हमारा खर्चा होता था। रोडों पे कोई व्हीकल नहीं था अपने वहाँ तक जाने का। 3-3, 4-4 घंटे पैदल जाके हम अपने संस्थान तक पहुंचते थे ताकि हम देश की सेवा कर सकें, दिल्ली की पब्लिक को सुरक्षा पहुंचा सकें। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है कि आज हमारे भूखे मरने की नौबत आ रही है। क्या कहूं मैं, मैंने अपना वोट दिया था, एक वोट दिल्ली सरकार को दिया था। पढ़ी लिखी सरकार है, IRS अफसर हैं, समझेंगे, युवाओं को समझेंगे कि इनके साथ क्या अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज ये है कि रोज़गार भी जाने वाला है, हमारा परिवार रोडों पे आने वाला है और इसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी। ये अपने फ़ायदे के लिए कर्मचारियों का कितना भी नुकसान हो जाए करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन दिल्ली में एक और भी परेशानी है। देखिए, जो चुनी हुई सरकार है वो तो है ही, दिल्ली की व्यवस्था थोड़ी अलग सी है। और दिल्ली की व्यवस्था ये है कि यहाँ पर CM भी हैं और उपराज्यपाल भी हैं, और उसके बीच में कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनके साथ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं हो पाता है, उनको मुश्किल पे पेश आती हैं। ये आप लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो उपराज्यपाल और CM का जो झगड़ा है उसकी वजह से कर्मचारी ज़्यादा पिसते हैं? सर एक चीज़ में मैं जी बताइए। सर ये केजरीवाल सरकार आने से पहले ना LG के पद को कोई भी नहीं जानता था। ये इन्होंने जाने काम ना करने का बहाना ढूंढने के लिए LG को ढूंढा है। लेकिन ये तो दूसरी तरफ भी हो सकता है ना, क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी ही जो सरकार है केंद्र की सरकार, वो LG की नियुक्ति करती है। तो कहीं ना कहीं काम लटकाने के लिए, अटकाने के लिए भी तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। क्या मनोज, क्या लगता है कि किस तरीके से आपका इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ, अरविंद केजरीवाल से हमारी फेस टू फेस बात भी हुई थी। अगर LG साहब हमारे, कब बात हुई थी? ये सन 2018 के अंदर बात हुई थी। अगर LG साहब हमारे फाइलों को पास नहीं कर रहे हैं, आपने फाइल बना के उनके पास भेज दिया, अगर LG साहब आप हमारी फाइलों को पास नहीं कर रहे हैं, उनको रेगुलाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम सारे जितने भी कर्मचारी हम उनके घर पे जाके धरना देंगे। जब आप 9 दिन LG हाउस में धरना दे सकते हैं तो हम दिल्ली के लाखों कर्मचारी जो LG हाउस के बाहर धरना देंगे। अगर आपने अपनी तरफ से काम ओके करके उनका भेज दिया तो हमारा उनका यही कहना था। तो उनका कोई रेस्पॉन्स मिला कि ठीक है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है, पर
जो सर्विसेज की जो बात आती है, जैसे बोलते हैं कि सर्विसेज डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट तो सिर्फ मेरे को लगता है कि IAS IPS ऑफिसरों के लिए होता है। जो छोटे तबके के कर्मचारी वो तो उनके हाथ में ही है। अगर उनको अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ानी हो तो तुरंत एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं और बढ़ा देते हैं, और ऐसी एक मीटिंग उनको विधानसभा में बुलानी है और पास करके समान काम का समान वेतन सबको मिल जाना है। इसमें कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है सर। अच्छा, ये तकलीफ वहाँ भी आई थी सुमनलता जी, जब आप लोग बैठी थी धरने पे, तब भी बात हुई थी, और तब आप मुख्यमंत्री के ये कह रहे हैं कि हम उपराज्यपाल के घर पर जाकर के धरने, अलग अलग यूनियन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जो कर्मचारियों का समूह है उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं आप लोगों को लगता है क्या कि यही बात जो मुकेश कह रहे हैं वो लगभग सभी की दिल की आवाज़ है, दिल की बात यही है कुछ ना कुछ? बिल्कुल बिल्कुल दिल की आवाज़ ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो कोई भी ऊंचे मंच पर आकर अपनी बात को शेयर करना चाहता है किसी मीडिया साथियों से या सोशल मीडिया के माध्यम से, ये ऐसी तानाशाही सरकारें उसको कुछ नोटिस दे के, शोकाज नोटिस दे के उनको दबाने की कोशिश करती हैं। दूसरी बात है, एक तरफ दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास बहुत पैसा है, दिल्ली सरकार बहुत फ़ायदे में चल रही है, और आप खुद ही देख रहे हैं कर्मचारियों की 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही। ये तो कुछ डिपार्टमेंट है, और अभी 5-7 डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनकी 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। तो एक तरफ एक फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, दूसरी तरफ कर्मचारी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। आप लोगों की मोहल्ला क्लिनिक वालों से भी बात होती है, उनको भी नहीं सैलरी मिली है? मोहल्ला क्लिनिक में जो काम करते हैं, नर्स है, जो पर्ची बनाते हैं वो है, वार्ड बॉय, एक मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 4 से 5 कर्मचारी होते हैं, उनकी 3 महीने से उनकी भी तनख्वाह नहीं आ रही। वो भी बेचारे डरे हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आने से बोल नहीं पा रहे हैं। वो उनका मेरे से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अगर हम मीडिया में आके बोलेंगे तो हमारी नौकरी पे खतरा हो जाएगा। मैंने कोई बात नहीं, आपकी वजह हम उठाएंगे। दूसरी बात सर ये है कि DTC के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि प्रत्येक डिपो के अंदर एक छोटी सी बेसिक सुविधा जिसे कहते हैं पीने का पानी, रेस्टरूम, कैंटीन, कोई सुविधा नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार पूरी सब्सिडी देती है इन चीज़ों की। एक पीने तक का पानी कर्मचारी बाहर से खरीद के लेके आता है, तब जाके पीता। ना हज़ारों कर्मचारी ऐसी टेरिस छत के ऊपर सोते हैं अपने गद्दे लगा के, ना गद्दे की सुविधा, ना बेड शीट की सुविधा। जैसे किसी अफसर को उस डिपो में विजिट करना होता है तो पता नहीं कहाँ से लोग छुपाए होते हैं उन्होंने लॉकर रूम में कहीं, तो गद्दे लगा के लगा दी जाते हैं और उनको दिखाया जाता है कि यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शायद पूरा शाम तक मैं बोलता रहूँगा तो ख़त्म नहीं हो पाएंगे DTC के ऊपर। ललित ये बताइए। DTC का तो मैं भी बताती हूँ, नजफगढ़ का डिपो देख लो, वहाँ पे पानी के मटके ना काई जमी हुई है, कोई पानी भी नहीं पिएगा जाके वहाँ पे। मैं तो एक बार गई थी। अच्छा। और देख के पानी के वो ऊपर मटके भरे तो रखे थे और उन पे काई लगी, मैं तो वापस बाहर आ गई, वहाँ पीने का तो है ही नहीं है। तो एक बात बड़ी समझ में आती है कि काई वहीं जमती है जहाँ काम कम होता है। अगर आप जहाँ पर जिस जगह से अगर मटका हो या पत्थर हो, काई तभी जमेगी जब वो बिल्कुल रुक जाएगा। अगर रुका हुआ है, वो कहते हैं अंग्रेजी में एक कहावत है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी उस पर काई नहीं जमती है, जो पत्थर चलता रहता है। तो शायद ये एक तरीके से उस तस्वीर को भी बयां करता है कि किस तरीके से कई सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की शिकायत है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसमें कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है, इसकी जानकारी किस तक है, लेकिन हम इसी जानकारी को, इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे। सरकार में जो भी बड़े सीनियर लेवल पर मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, जो अपने आप को मुखिया कहते हैं इस पूरी दिल्ली का, अगर वो भी इस बात को सुन रहे हैं, ये हमारे तमाम यूनियंस की बात को सुन रहे हैं, क्योंकि हम सबको नहीं बुला सकते, जो सारे हज़ारों लाखों कर्मचारी हैं हम उनको एक मंच पर नहीं बैठा सकते, लेकिन ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव बन करके आए हैं। तो हम इसीलिए इन तमाम लोगों को हैं। ललित, आपसे एक आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि क्या आप लोगों की सुनवाई होगी, बात बनेगी, कहीं ना कहीं जो आपकी सैलरी को लेकर के या आपकी नौकरी को लेकर के जो संकट है वो आने वाले समय में दूर हो जाएगा? क्या ऐसी उम्मीद आपको लगती है सरकार से? सर, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ दिल्ली की जनता तक पहुंच रही है, दिल्ली की सरकार तक पहुंच रही है, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन तक पहुंच रही है। जब हमें अल्टीमेटम दे ही दिया गया है 31 मार्च का। ये क्या अल्टीमेटम आप बार बार कह रहे हैं? 31 मार्च का अल्टीमेटम दिया गया, ये क्या अल्टीमेटम है? क्या आपके हाथ में कोई लिखित कोई बात है ऐसी, या आप केवल र्यूमर है, अफवाह है,
ऐसा कुछ है, क्या है? सर ये अफवाह नहीं है, ये हमारे हेडक्वार्टर द्वारा हमारे में एक महीने में एक कोई सा एक दिन सिलेक्ट होता है। जैसे तीसरा रविवार हमारे लिए है, उसको हमें हेडक्वार्टर जाना होता है, पूरा दिन हमारा वहाँ लगता है। वहाँ एक परेड का रूप दिया जाता है उसे, उसमें जो भी अंदर की खबरें होती हैं वो दी जाती हैं। हमारे एक उच्च अधिकारी ने आकर हमें बताया और हमारे पास लिखित में भी हमारे जो आई कार्ड हैं वो 31 मार्च तक के ही बनाए गए हैं। 31 मार्च को वो भी ख़त्म हो रहे हैं, उन्हें रिन्यूअल करने की बात की गई थी। लेकिन ये तो हर साल होता होगा ना, ये इस साल तो नया नहीं है, हर साल 31 मार्च का ही बनता होगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो पहले आई कार्ड बने थे वो 2-2, 3-3 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। अब ये बनाया ही 31 मार्च तक गया है। और सर, और ये जो रूल की बात करते हैं, जिस रूल के तहत हमें निकालने की बात कर रहे हैं, वह रूल ये अपनी ज़रूरत पे तो जब मर्जी तोड़ देते हैं। 2009 में जो होमगार्ड भर्ती हुए थे वो आज तक चल रहे हैं। अब उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब आपने बहुत दिन कर ली नौकरी, 10-10, 12-12 साल हो गए आपको, तो अब आपको घर जाना होगा, अब बेरोज़गार कर दिया जाएगा। तो सर मेरा एक ही वो है कि जब हमें अल्टीमेटम मिल ही गया है 31 मार्च का, तो मैं इस प्लेटफार्म पर आ गया हूँ कि मेरी नौकरी जाएगी तो अब जाए। बेरोज़गार 3 महीने बाद भी होना है, जो मुझे कदम उठाना है वो मैं 3 महीने बाद उठाऊंगा, मैं आज ही उठा लूँगा। मुझे रेडी चलानी हो, रिक्शा चलाना हो, मैं आज से ही शुरू कर दूंगा ताकि 3 महीने तक मैं भी एक्सपीरियंस होल्डर हो जाऊं। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी कोई जगह नहीं है इस सरकार के अंदर। चाहे वो डीटीसी के कर्मचारी जो 12-12 साल से कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस की कोई कदर नहीं है। दिल्ली होमगार्ड का जवान जो सुरक्षा में तत्पर है, उसके किसी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें नए बंदे लेने हैं। ये सर प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, मेरे पे लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन ये ऐसा होता है। किसी भी आप जवान से पता कर सकते हो। और सभी जवानों का ये कहना है, जो मेरे साथ खड़े होकर कहते भी हैं, मीडिया में भी कहा है कि ये जो हमारे अधिकारी हैं ये खुद भी वॉलंटियर थे, लेकिन आज ये 3-3 स्टार लगाकर और परमानेंट नौकरी पे बैठे हुए हैं। और एक एक जवान को भर्ती करने के एवज में ये साइड से पैसे लेते हैं, जिसे रिश्वत कहा जाता है। तो ये जो रिश्वत का आरोप है, ये लगातार लगता भी रहता है और निश्चित तौर पर। लेकिन हम सीधी सी बात करें, क्योंकि जो बात कह रहे हैं यहाँ पर ललित, वो जो आपस में बातचीत है, हमारे पास भी अभी प्रमाण नहीं है, इसीलिए हम सीधे नहीं कह सकते हैं। लेकिन साफ बात है कि ये जो शिकायत है, कई सारे कर्मचारियों की शिकायत है कि प्रमोशन के लिए पैसा देना पड़ता है। यही बात आप कहना चाहते हैं? सर अब ये सरकार जो नए जवानों को भर्ती करेगी, उनको ट्रेनिंग पे भी पैसा लगाएगी, बहुत समय लगेगा, बहुत अधिकारी लगेंगे और बहुत से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और मतलब इसकी वजह से कई डिपार्टमेंट भी परेशान होंगे, जहाँ से फीस कटेगी, ये होगा वो होगा, तो गवर्नमेंट का पैसा वहाँ खर्च होगा। जब आपके पास प्रशिक्षित जवान है तो आप नए जवान को ले रहे हो। ये अंदर की खबर ये है कि नए जवान को भर्ती करने के एवज पे पैसा लिया जाता है, जो अधिकारियों को मिलेगा, हमसे वो नहीं मिलेगा। जब ये कानून बताकर हमें निकाल रहे हैं, ये कानून तब कहाँ गया था जब कोरोना चल रहा था, तब जिनके समय सीमा खत्म हो रही थी आपने नहीं निकाला। 10-10 साल 11-11 साल से जो जवान काम कर रहे हैं, आपको भर्ती करने में पैसा खर्च ना करना पड़े, तो तब आपने निकाला नहीं। अब आपको ऐसा लगता है कि नए जवान भर्ती करके इन पुराने को निकाल दोगे, इन्हें बेरोजगार कर दोगे, आपको क्या मिलेगा? और साहब, आपकी जो एक बात है आपने कही कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और LG की जो भिड़ंत है, इनके चपेट में हम आ रहे हैं। तो हमारा निवेदन है जी, आपकी आपस की लड़ाई आप निपटाओ। जनता को क्यों पीस रहे हो? जनता के रोजगार के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? हमें नहीं लेना कुछ राजनीति से। राजनीति अपनी जगह है। अगर आप राजनीति हमसे करवाना चाहते हो तो आप ही मजबूर कर रहे हो हमें इस प्लेटफार्म पे आकर। अब दिल्ली सरकार की अगर दिल्ली सरकार के बारे में कुछ गलत कहना पड़ रहा है तो हम उसमें मजबूर हैं। हमारा पेट है, हमारा परिवार है। जब हमारे को खाना ही नहीं मिलेगा, गरीब रो देगा, जड़ से खो देगा। साहब, सरकार को चलाओ अब जैसे चलाना चाहते हो, लेकिन कर्मचारियों के साथ मतभेद मत करो। इनके साथ इन पे दबाव मत दो ताकि ये कुछ गलत काम करने पे उतारू हो या मजबूर हो। साहब, तौर पर ये जो दर्द है वो यही है। आपको क्या लगता है कि कुछ होगा? आपने तो अभी दिसंबर में ही चिट्ठी लिखी है, कुछ इस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, मैंने डीटीसी के एमडी साहिबा जी को भी पत्र लिखा है और श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी पत्र लिखा है कि मैंने इस पत्र में कर्मचारियों, डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगे लिखी हैं और साफ उनको उनके कार्यालय में जाके पत्र दिया है, उनको ट्विटर के माध्यम से उनको टैग करके। और यूनियन में जो भी मांगे लिखी है, इसमें लिखा है कि हम एमडी महोदय से और केजरीवाल सरकार से, खुद केजरीवाल मुख्यमंत्री से बैठक का समय चाहते हैं। यूनियन बैठक का समय चाहती है। अगर यूनियन को सरकार या विभाग बैठक का समय नहीं देती है तो यूनियन को मजबूरन कोई ना कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये फिर दोबारा बताना चाहता हूँ कि अगर कोई दिल्ली सरकार से, डीटीसी विभाग से कोई सुन रहा हो हमारी आवाज़, तो हमें डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन को बैठक का समय दें और बातचीत करके ही इस बात का समाधान निकलेगा। आंदोलन का कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन का रास्ता सिर्फ मजबूरी का रास्ता है। आंदोलन का रास्ता मजबूरी का रास्ता। कोई भी नहीं चाहता है कि वो सड़कों पर आए, सड़कों पर उतरे अपने परिवार को। चौधरी का और मनोज शर्मा का, ये जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बेशक अपनी अपनी बातें रखी हों, लेकिन
ये जो आज की पंचायत है, ये जो आज की चौपाल हमने यहाँ पर जमाई है, वो इसलिए थी कि कई सारे लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए ये त्यौहार का वक्त है, जश्न का वक्त है, हर किसी के लिए खुशी का मौका है। कई सारे लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी कहानी है, हर किसी के अपने अपने दर्द हैं। उन दर्दों को हम कोशिश करते हैं एक मंच देने का, एक आवाज़ देने का, और हम भी यही कहते हैं जैसा इन सबको कहना है, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, कर्मचारी, अधिकारी, जो भी इनकी बात सुन रहे हों, अगर आपके हाथ में कुछ भी है तो इनके परिवारों का ज़रूर सोचिए, इनके चेहरों को ज़रूर देखिए, और इनकी आवाज़ की में जो तलखी हो सकता है कि कई सारी शिकायतें हों, लेकिन हर किसी के मुख्यमंत्री आप हैं, हर किसी के कहीं ना कहीं जो संरक्षक हैं वो भी आप हैं। तो उनको भी संरक्षण चाहिए, उनको भी आपसे सिक्योरिटी चाहिए, वो भी आपकी तरफ ही नज़र उठा करके देख रहे हैं। जैसे परिवार में हो सकता है कि मनमुटाव हो जाए, लेकिन वो मन के बुरे नहीं हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार भी कई सारे स्तर पर काम कर रही है। तो ये भी जो मांग उठा रहे हैं, इनकी भी सैलरी आनी चाहिए, उनकी भी उम्मीद जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो ये सरकार से गुहार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों का बेहद ख़ास तौर पर शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े, हमारी बातों को सुना, इनकी बातों को सुना, इनकी बातों को सराहा। हम फिर किसी ज़रूरी मुद्दे को लेकर के सोमवार को फिर 1 बजे आपके साथ ऐसे ही जुड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके सामने दिल्ली की नब्ज टटोली जाए, उसको पकड़ा जाए, उसकी धड़कन आप तक सुनाई जाए। और इसीलिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।